आप जयपुर के हो? हाँ सर। ओके। तो ये जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अभी जो विवाद हुआ है हाल ही में हाँ सर। राजस्थान में, इस पे आपके क्या राय है? आप क्या कहना चाह रहे हो इस सर कुछ समय पहले जो सियासी संकट हुआ था और सत्र को बुलाने के लिए उस संदर्भ में। पे? हाँ, हाँ। सर वैसे संवैधानिक तौर पर राज्यपाल इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि जब मुख्यमंत्री जिसको सदन में विश्वास मत हासिल है, वे जब सत्र आउट करने का अगर कहते हैं तो उन्हें बुलाना होता है। लेकिन ओके। राज्यपाल महोदय ने कोरोना महामारी और कुछ टेक्निकल इश्यूज पर उसको कुछ समय डिले किया था। बाद में जब सरकार द्वारा उनकी वो की गई अनु अनुपालना, तो वह सत्र आउट किया गया। नहीं तो इसमें दोनों पक्षों में से आप किसको उचित मानते हो, राज्यपाल को या सीएम को? सर यहाँ पर सर बात संवैधानिक प्रावधानों की है, जब वे पूरे होंगे तो सर वो, राज्यपाल को बुलाना भी चाहिए और वे मना नहीं कर सकते हैं। मतलब राज्यपाल गलत है? नहीं सर, मतलब दल बदल के आधार पर सर जो है राज्यपाल का जो पद है उसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। और जो निर्वाचित जो गवर्नमेंट है उसका जो भी बात है वो सुनी जानी चाहिए। ओके। राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 163 में है शायद। राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया? अ, सर राज्यपाल का जो पद है वो हमारा जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया मॉडल। राइट। ये बताएं कि राज्यपाल की कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी है? सर विवेकाधीन शक्तियों के तहत राज्यपाल कुछ परिस्थिति जन्य उसको शक्तियां होती है। जैसे अगर सदन में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है तो वह सबसे बड़े दल के नेता को या उन्हें जो लगता है कि जो गठबंधन विश्वास मत हासिल कर सकता है उसे बुला सकते हैं। और बिना उत्तराधिकारी के अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस संदर्भ में भी उनके पास है। और भी सब कुछ सिचुएशन है जब वहाँ उनके पास विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, जैसे किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करना और राष्ट्रपति शासन के लिए भी कहना, मतलब रिपोर्ट भेजना इस संदर्भ में। अच्छा, राज्य के संदर्भ में ज्यादा शक्तियां किसे प्राप्त है, मुख्यमंत्री को या सीएम, राज्यपाल को? सर वैसे तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें शक्तियों का केंद्र सर अ, मुख्यमंत्री है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो पूरा शासन है वह राज्यपाल के नाम पे चलाया जाता है, वह राज्य का संवैधानिक अभिभावक होता है। ओके, गुड। अच्छा, ये बताओ कि नोलन समिति ने कौन से नैतिक मूल्यों का वर्णन किया है? सर मैं माफी चाहूंगा सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। नॉलन समिति ने कुछ एथिकल वैल्यूज डिफाइन किए थे, बट मैं अभी उनको सर सही से रिकॉल तो नहीं आपकी राय में कौन सी वैल्यूज एसेंशियल है? प्रशासक के लिए। हाँ। अ, सर प्रशासक, एक सफल प्रशासक के लिए सर कुछ चीजें हैं। एक तो अ, वो सर सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए उसमें, मतलब अच्छा लीडर वो तभी हो सकता है जब वह विषम परिस्थितियों में खुद को। नेतृत्व। सर अच्छा, पॉइंट वाइज बताना है। हाँ। सर मतलब उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए एक और नंबर। और? लोक सेवा के प्रति सर समर्पित होना चाहिए। ठीक है। और? सत्य सत्यनिष्ठ होना चाहिए और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि बस। निष्ठा क्या होता है? सत्यनिष्ठता से सर वैसे सामान्य अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जिन सिद्धांतों में विश्वास करता है और जो प्रैक्टिकल में वो जो काम करता है उसमें सर कोई वो अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा वह सोचता है और जैसे वो कर्म करता है उनमें एक रूपता होनी चाहिए। और एक आरएएस अधिकारी सत्यनिष्ठा का प्रयोग कैसे करता है? अ, सर प्रशासनिक अधिकारी के लिए जरूरी है कि वह जो संवैधानिक प्रावधान है और संसद के विधानसभाओं के जो कानून है और जन सेवा जैसे जो मूल्य हैं इनके अनुसार कार्य करे। तो वह सत्यनिष्ठता सर वो तब हो सकती है जब वह हर सिचुएशन में पब्लिक इंटरेस्ट को और जो अपना क्षेत्र के जो लोग हैं उनके कल्याण को सर्वोपरि रखे।
ओके। ये गांधी का ट्रस्टीशिप थ्योरी है, न्यायधारिता का सिद्धांत, ये क्या है? सर ये गांधी जी ने मेनली सर आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उनके विचार है। इसका मूल ये है कि व्यक्ति जो है तो संपत्ति का मालिक नहीं है। हाँ, व्यक्ति संपत्ति का मालिक न होकर एक ट्रस्टी मात्र है। और जो अमीर लोग हैं उन्हें अगर इस भावना से भी सोचते हैं तो वे अपनी जो अतिरिक्त जो धन संपदा है उसका उपयोग पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये एक उचित धारणा है कि कोई व्यक्ति अगर खुद का उपार्जित धन को, जो उसने खुद ने मेहनत करके इकट्ठा किया, वो कहीं और पब्लिक के लिए लगा दे? सर ये सर कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर वह हम नमस्ते सर, हाँ, हम अल्टीमेटली सर जो गोल है वह मानवीय भलाई और मानवीय कल्याण है। तो कुछ कुछ संसाधन जो व्यक्तियों ने समाज से अर्जित किए हैं, कोई बिजनेसमैन है वो समाज में बिजनेस करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, तो सर उसका एक ये नैतिक दायित्व तो अवश्य बनता है कि वह समाज को कुछ ना कुछ रिटर्न अवश्य दे। तो सर अगर पूरा न करे तो थोड़ा बहुत योगदान करे। वर्तमान में जो CSIR है वो इसी पर है, और जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वह भी सर इसी धारणा पर कार्य कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं। और ये सर अच्छा, ये बताएं कि उपयोगितावाद क्या होता है? सर उपयोगितावाद में सर कोई भी जो नीति है, कानून है या इनका सर जजमेंट इस आधार पर किया जाता है कि वह सब कितने ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल है। कोई कानून अगर 100 में से अगर 90 लोगों के लिए यूजफुल है तो सर उसे जरूर बनाया जाना चाहिए। अच्छा, आपने मिल और बैंथम का उपयोगितावाद पढ़ा है? जी सर। क्या डिफरेंस है? सर जो बैंथम है वह सर सिर्फ मात्रात्मक अंतर देखता है, जबकि जो मिल है जो उनके शिष्य थे उन्होंने मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी देखे हैं। मतलब वो क्या एक मतलब क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक का क्या अर्थ है? सर मतलब बैंथम का कहने का तात्पर्य तो ये था कि सभी प्रकार के कार्य लगभग एक प्रकार का आनंद ही देते हैं, उसमें कोई विशेष गुण का अंतर नहीं होता है। जबकि मिल का इस संदर्भ में ये मानना था कि कोई सुख है उसमें गुणात्मक अंतर भी होता है। उसे इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि एक संतुष्ट जो है मूर्ख के बजाय एक असंतुष्ट सुकरात या बुद्धिजीवी जो मतलब कुछ चीजों को खोजना चाहता है, समझना चाहता है, वह ज्यादा सुखी है। आंसर है। अच्छा, ये बताएं कि जयपुर के अभी हाल ही में एक स्थान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जी सर। कौन सा है वो? सर जयपुर के तीन तीन स्थान विश्व विरासत सूची में है अभी, कौन कौन जिसमें सा? जयपुर का परकोटा, जंतर मंतर और आमेर में है। कब कब किया गया इनको? सॉरी सर, मुझे इनके एग्जैक्ट संस्था याद नहीं। विश्व विरासत सूची में डालता कौन है कि इनके लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? सर ये यूनेस्को जो है उसकी बैठक होती है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है, मतलब इनके संरक्षण पर देखा जाता है और उसमें इनको शामिल किया जाता है। ये राज्य और राष्ट्र अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं और फिर यूनेस्को की बैठकों में डिसाइड किया जाता है। ओके। ये मोमिनाबाद किसे कहा गया, आपको पता है? मोमिनाबाद। सॉरी सर, मुझे अभी ये रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ओके। ये चिल्ला का टोला क्या है? चील का टोला, ये सर नारगढ़ दुर्ग के संदर्भ में पूछ रहे हैं आप? तो आप ही बताओ किसके संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि चिल्ला का टोला तो एक ही है राजस्थान में। सर मैंने मतलब नाहरगढ़ दुर्ग के संदर्भ में पढ़ा था कि यह जिस स्थान पर है वहां पर पहले चील का टोला एक मतलब वो हुआ करता था, उसकी जगह फिर बाद में इस दुर्ग का निर्माण किया गया है, अगर मैं इसे सही संदर्भ में समझ पा रहा हूँ। अच्छा, जयगढ़ का कुछ संबंध है चिल्ला के टोले से? मैं अभी सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा है।
अच्छा, राजस्थान के एकीकरण के चरणों की दिनांक बता सकते हो आप? सॉरी सर, मैं अभी मतलब फैक्चुअल मेरा इतना वो तैयार नहीं है। वो तो करना चाहिए, एकीकरण का तो एक क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। हाँ अच्छा, सर, मैंने ठीक है। अच्छा, ये ख्याल गायकी क्या होती है? सॉरी सर, मुझे अभी ये भी सही से रिकॉल नहीं हो पा रहा। मतलब राजस्थान आपका वीक है अभी? हाँ सर, मैं मेनली अभी मैंने इन दौरान जयपुर का ही पढ़ा था, राजस्थान का थोड़ा कम ही पढ़ा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा राजस्थान ही, बिना पढ़े कैसे होगा, है ना? अभी मैं राजस्थान पोर्शन आपका छोड़ रहा हूँ। क्या डेट है इंटरव्यू की? 22 दिसंबर। 22 से नेक्स्ट डेट क्या दी मैंने आपको? सर एक डेट तो सर 4 तारीख की भी थी, बट ये बीच में शेड्यूल हो गया फिर। तो एक तो कल। आज का हो गया, एक आपका वापस 22 है ना? एक हाँ। आप रख लेंगे लगभग 16, 15-16 को। हाँ सर। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा आपको। जी हाँ, उपाध्याय सर। हाँ जी, श्रवण कुमार जी। नमस्ते सेकंड सर। को सर। श्रवण कुमार जी, आपने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, और पॉल साइंस में आपने, पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए किया है। जी सर। ठीक है। तो पहला सवाल तो मेरा यह है कि जिस राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए आप चयनित होना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? हम्म, सर राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा, ये मतलब स्टेट राज्य की जो है सबसे सर्वोच्च सेवाओं में से है। और लगभग सर 1953 के आसपास सर, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो इसकी शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में लगभग 1,000 से अधिक आरएस अधिकारियों का केडर है। और इनको जो है वे आरएस सेवा के जो अधिकारी हैं, वे मूलतः जो प्रशासनिक व्यवस्था में है, वो मतलब नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन हेतु तो जो। आपको पता है कि एक आरएएस अधिकारी को क्या सैलरी मिलती है? जी सर, वर्तमान में जो ये है L14 पे मैट्रिक्स ग्रेड में है, आरएस का जो पद है। और ये कितनी ग्रेड कहलाती है? कहाँ से कहाँ तक है? कितने रुपए से कितने रुपए तक की है? सर इसका रिवाइज बेसिक पे तो लगभग 56,100 रुपए है। मेरे को अभी पूरा अच्छा। बैंड पता। अच्छा, एक तो आपने ये गलत बताया कि 1953 में इस कैडर कैडर कब बना था ये? सॉरी सर, मुझे सही से सन याद नहीं है। ये तो याद होना चाहिए ना कि जिस सेवा में आप जाना चाहते हैं उस सेवा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। मैं। चलिए, अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं, पंचायत से संबंधित चुनाव हो रहे हैं। हाँ किस सर। चीज के चुनाव हो रहे हैं? सर मतलब जो ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित चुनाव हो रहे हैं अभी जिला कुछ कुछ। परिषद के कितने कितने सदस्य चुने जाएंगे? सॉरी सर, मुझे अभी इनका एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। अच्छा, एक जिला परिषद में लगभग कितनी पंचायत समिति होती है? सर मैं माफी चाहूंगा सर, इसका भी मेरे को आइडिया नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सुन रखा है आपने? जी सर। ये नाम किसने दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया था? सॉरी सर, मेरे को ये भी मतलब ध्यान नहीं है। इसका शुरुआती नाम तो कुछ और था, लेकिन 1-2 साल में इसको नाम चेंज कर दिया गया था। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत में कैबिनेट मिशन आया था, जी सर। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने। हाँ सर। किस उद्देश्य से भारत भेजा गया? सर इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में जब अंग्रेज वापस जाने वाले थे, तो उसका जो पॉलिटिकल जो ट्रांसफर होगा शक्ति का, उसको डिसाइड करने के लिए ये आया था, किस प्रकार से किया जाएगा। और मतलब उसका जो ट्रांजिशन है वो कैसे होगा। तो भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा किसने की? सर जो ब्रिटिश पीएम है, उन्होंने वहाँ की संसद में की थी। किसने? सर मेरे को सॉरी सर, मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा नाम। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सर वो सरदार पटेल जी, गृह मंत्री। अच्छा, उनका
पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पूरा नाम बोलना चाहिए ना। सर मेरे अच्छा, को जब सॉरी सर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, हाँ जी, नहीं हेलो, आवाज। हाँ आ रही है सर अब। हाँ, जब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी जी सर। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी सर मेरे गांधी को जी के पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास। गांधी जी के आखिरी सवाल मेरा, जी सर। ये राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा कब मिला? राष्ट्रगान जनगण मन को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? सर 24 जनवरी 1950। चलो, थैंक यू। थैंक यू। जी राजेश सर। थैंक यू ललित जी। जी सर। जी राजेश सर। श्रवण जी सुन पा रहे हैं? जी सर। कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है आपके, पॉलिटिकल साइंस भी रहा है। जी सर। एमफिल करने के बाद आपने एसबीआई में जॉब की है, इसका क्या कारण है? सर ये जॉब मैंने मतलब बीए करने के बाद की थी, उसके बाद में सर बाद में आया था एमफिल वगैरह करने। मैंने प्राइवेट एमए किया जॉब के दौरान, और फिर बाद में सर मैं अब प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहता था, और इस वजह से सर मैं अपनी जॉब क्विट करके आया था। अच्छा, अभी कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं मतलब? नहीं सर। एसबीआई की नौकरी तो अच्छी थी, क्यों छोड़ी आपने? सर नौकरी तो सर वो बहुत अच्छी है, और उसका जो पे वगैरह है वो भी काफी डिसेंट है। बट सर मुझे जब मैं गया था उससे पहले भी लगता था कि मुझे करना चाहिए, और उस दौरान भी सर मैं प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहा था, और जो तत्कालीन मेरे मैनेजर थे वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते थे। अच्छा, तो एसबीआई बैंक के बारे में बताइए कुछ। सर एसबीआई बैंक जो है सर, ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ था। इसका जो है जुलाई 1955 में इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, और 1956 में सर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में अभी कुछ समय पूर्व इसके जो जितने भी एसोसिएट बैंक थे 4-5, उनको मर्ज करके पेरेंट बैंक एसबीआई में मिला दिया गया है, और वर्तमान में ये इंडिया की तरफ से वर्ल्ड के जो टॉप 50 बैंक है उनमें एकमात्र भारतीय बैंक है। अच्छा, हेड कौन है अभी एसबीआई के? सर रजनीश कुमार। श्योर है? नहीं सर, कुछ समय पूर्व थे, बट मेरे को अभी एग्जैक्टली अभी का ध्यान नहीं, शायद अभी भी वही है, कुछ महीने पूर्व तक थे। चलिए, आपने एक वाक्यांश यूज लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जी सर। इसको समझाइए, क्या होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण? सर जो हमारे जो बैंक थे, जो शुरुआती बैंक थे, वे मूलतः शहरों में ही केंद्रित थे, और उसमें भी जो बड़े पूंजीपति और अमीर वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं के खाते थे, वे उन्हीं को फंडिंग वगैरह करते थे, क्रेडिट वगैरह। और जो आम लोग हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के हैं, उनके बैंकिंग पहुंच बहुत कम थी और सीमित थी। इस वजह से इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि जो है बैंकिंग सेवाओं की पहुंच आम भारतीय तक भी हो सके आसानी से। और अच्छा, वर्तमान में कितनी संख्या है राष्ट्रीयकृत बैंकों की भारत में? सॉरी सर, ये मर्जर के बाद सर मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, मतलब कम हो गए। चलिए बताइए, रेपको बैंक क्या होता है? रेपको बैंक। सॉरी सर, मेरे को अभी सही से रिकॉल नहीं हो रहा, मैंने पढ़ा तो है इसका। अच्छा, एक और शब्द है तकनीकी मंदी। ये क्या होती है तकनीकी मंदी? सर अर्थव्यवस्था में जब 2 क्वार्टर लगातार जब जीडीपी गिरती है या नेगेटिव में रहती है तो उसे मंदी के रूप में जाना जाता है। भारत में सर इसे तकनीकी मंदी कहा जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वैसे तो गिरावट नहीं थी, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने से आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई। इस वजह से जो है उत्पादन ये नहीं हुआ,
और जो हमारी जीडीपी है वो लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव रही है। अच्छा, ये मुक्त व्यापार क्या होता है? सर, मुक्त व्यापार से तात्पर्य जब ये जो व्यापार के जो घटक है, चाहे वस्तु है, सेवा है, श्रम है, पूंजी है, इनका सीमाओं के आर पार बिना किसी बाधा के जो ट्रांसफर होता है उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। अच्छा, क्या नुकसान है इसके? नुकसान सर, मुक्त व्यापार से सर एक तो ये होता है कि राष्ट्रों के बीच में अगर मुक्त व्यापार होता है तो कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। जैसे अभी हाल ही में आरसीईपी के कारण भारत के जो किसान है उन पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, या चीनी जो माल है उनके कारण भारतीय मार्केट हमेशा फ्लडेड रहते हैं। तो ऐसे में सर ये जो घरेलू छोटे जो विनिर्माता है उन पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अच्छा, आपने RCEP अभी जो यूज लिया है, इसका फुल फॉर्म बता पाएंगे? सर, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। ये मतलब चीन के नेतृत्व में दिया गया एक मतलब कितने कंसेप्ट था। कितने देश शामिल है इसमें? सर, इसमें वर्तमान में 15 देश शामिल हैं। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, ये बताइए राजस्थान में जो नई कोरोना गाइडलाइन जारी हुई है अभी हाँ 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, जी सर। उसके मुख्य बिंदु क्या है? सर, इसमें एक तो नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है 13 जिलों में, और स्कूल वगैरह जैसे वो है वहां पर 50% स्टाफ आ सके। जितने भी नॉन इसेंशियल जो सर्विसेज हैं उन पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। हालांकि मेडिकल और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वे पहले की तरह चलती रहेंगी, और जो सिनेमाघर है, एम्यूजमेंट पार्क है, इनको शट डाउन किया गया है। और एक वो कहा गया है कि कंटेनमेंट जो जोन जो है उनमें कुछ मतलब सावधानियां बढ़ाई गई है। हाँ, ये कंटेनमेंट जोन कहाँ बनाए गए हैं, कितनी संख्या है इनकी राजस्थान में? सही सर, इसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। जी, पदों से समीक्षा करें। जी, उपाध्याय सर। श्रवण जी, जी सर। श्रवण जी, आपको एक तो आपकी भाषा को ठीक करना पड़ेगा। पूरा वाक्य नहीं बोलते हैं, शब्द चयन आपका उचित नहीं है, समुचित नहीं है। प्रशासनिक सेवा की आपको जानकारी नहीं है। भारत के बारे में जो छोटी मोटी सामान्य जानकारियां होती हैं वो आप मना कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ सवाल पूछे थे, आप इन पर विचार करें, गौर करें। थोड़ा आपकी वाणी में फ्लो लाएं, स्पीच में फ्लो होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े में नहीं बोले। और आपकी जो करंट जानकारी है, समसामयिक, सामान्य ज्ञान, इसके बारे में आपको थोड़ा और अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे एसबीआई के चेयरमैन का नाम आपसे नहीं बता पाए, कंटेनमेंट जोन के और भी कई सवाल आपसे पूछे गए, उसके बारे में आप पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात, आपका टर्नआउट थोड़ा ठीक करें, बाल को थोड़ा ठीक करें, बाकी सब कुछ ठीक है। ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है इतना अच्छा, बहुत खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन अभी सुधार की जरूरत है। आप थोड़ा 2-4 दिन गंभीर होकर 5-7 दिन 10 दिन में एक बार और मौका दें, आपका ठीक हो जाएगा। शुभकामनाएं। थैंक यू जी श्रवण जी, सर ने बता दिया है। कुछ प्रश्न थे जो एसबीआई के हेड हैं या राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, रेपको बैंक क्या है, ये एक नया शब्द अभी आया है, रेपको बैंक के बारे में पढ़िए आप। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन कितने हैं राजस्थान में वो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नई अभी जो गाइडलाइन जारी हुई है। हाँ सर। तो ये कुछ कमियां थी, बाकी ओवरऑल आपका प्रदर्शन अच्छा है, और सुधार की जहाँ पर अपेक्षा है वहां पर सुधार कीजिए आप। शुभकामनाएं जी। ललित एक आप जो आपके उत्तर होते हैं उनमें कई बार आपने लगभग शब्द बोला है।
तो आप ट्राई करें कि लगभग जैसा वर्ड बार बार नहीं बोलना, थोड़ा आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर अपना हो तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है और सर। राजस्थान जीके के उत्तर कई आपके तैयार नहीं है, तो सिर्फ हाँ। जितने भी राजस्थान लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो आर्ट कल्चर के हैं या एकीकरण है या राजस्थान इतिहास की मुख्य घटनाएं हैं, वो सारी आपको पढ़नी है। अभी जयपुर तक सीमित नहीं रहे। ठीक है सर। एथिक्स को एक बार और पढ़ें, विशेषकर प्रशासनिक एथिक्स। और पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह तो जो मेन अभी जो इन दिनों जो घटनाक्रम हुआ है करंट इश्यू, हाँ। उनके अनुच्छेद तो आपको आने ही चाहिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब तो फैक्ट्स, एकीकरण के चरणों के फैक्ट्स तो पूछे जाते हैं, आपको बताने होंगे। हाँ सर। तो इस तरह से ओवरऑल ठीक है, पर आपको और अच्छी तैयारी करनी चाहिए अभी। ठीक है सर। चलिए, ओके, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। सर नेक्स्ट है